नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 12 अक्टूबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वह होने वाला है आपका स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड। फिर हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपका होगा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज दिया गया है रिसेंटली प्राइज के लिए यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इस साल के प्री के यानी कि 2020 के प्री में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को। ठीक है, तो टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उनके आंसर्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये आंसर जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सही हैं। अगर आप में से किसी को लगता है कि आंसर गलत हो सकते हैं तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें हमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहला आर्टिकल से जो कि है स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि गांव में जो ज़मीन होती है लोगों की, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है या फिर उनके जो घर की लैंड होती है उसे हिंदी में बोला जाता है पट्टा। ठीक है ना, उसके पट्टे दिए जाते हैं यानी कि उसका जो राइट होता है उस लैंड से रिलेटेड उस फार्मर का या फिर उस व्यक्ति का वो उसको दिया जाता है। तो रिसेंटली एक स्कीम लेके आई गई है सरकार इसी पर्पस के लिए जिसका नाम है स्वामित्व स्कीम। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, जो आपके फार्मर्स हैं या फिर जो आपके गांव में रहने वाले लोग हैं उनके जो घर हैं उनकी प्रॉपर्टी के कार्ड उनको इशू किए जाएंगे। ठीक है, इसकी क्या प्रोसेस होगी मैं वो भी आपको समझा देता हूं। क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो एक एसएमएस के द्वारा लिंक दी जाएगी। ठीक है ना, और हर एक व्यक्ति को उस एसएमएस से वो डाउनलोड कर सकेगा अपने प्रॉपर्टी के कार्ड्स को, तो ये उसके पास वर्चुअली भी रहेगी। अब इसी की मदद से जो उसको मिला है ऑनलाइन जो लिंक प्रोवाइड की गई है वो फिजिकल कार्ड्स जो होंगे उसको भी प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो जो फार्मर है वो अश्योर्ड हो जाएगा कि उसकी जमीन जो है उससे कहीं नहीं छीनी जाएगी अब। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि अब वो जो उसको कागज मिल चुका है, उसकी जमीन के जो कागजात उसको मिल चुके हैं, जो पेपर्स उसको मिल चुके हैं, उसकी मदद से वो फाइनेंस असेट को जनरेट कर सकता है। हो सकता है कि वो अपनी जो जमीन उसके बदले लोन वगैरह ले ले, ठीक है, या फिर और अदर फाइनेंशियल बेनिफिट उठा ले, किसी को लीज पर दे दे अपनी प्रॉपर्टी, ऑलराइट, या फिर उसको बेच सकता है। इस प्रकार के बेनिफिट फार्मर्स को मिल सकेंगे या फिर उस व्यक्ति को मिल सकेंगे। फार्मर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो फार्मर के लिए बेनिफिट होगी, या फिर अगर कोई अदर पर्सन है जो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, फार्मर नहीं है, तो उसको भी बेनिफिट होगा इसकी मदद से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्कीम समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से रिलेटेड। कंटेस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली रिस्पॉन्स मांगा है किसका, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का। किस चीज से रिलेटेड, तो उन्होंने बोला है कि आप जो है 8 स्टेट में 8 राज्यों में जल्द से जल्द जो ऐसे बच्चे जिनको उनके घर पहुंचाया जा सकता है, ऐसे कोई बच्चे जो अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुके हैं उन्हें अगर तुरंत के तुरंत घर पहुंचाया जा सकता है तो उसके रिलेटेड रिपोर्ट को आप सबमिट करें और उसका रिस्पांस दें जल्दी से जल्द, ताकि उस बच्चे को अपनी फैमिली से मिलाया जा सके। ठीक है, ये बोला गया है। हम थोड़ा सा इस कमीशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से रिलेटेड। देखिए इस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था 2007 में। कब स्टैब्लिश किया गया था, 2007 में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया गया था, तो द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 एक एक्ट के द्वारा पास किया गया। यानी कि ये जो बॉडी है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये बॉडी जो है वो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बाय लॉ इसको स्टैब्लिश किया गया है। ऑलराइट, आगे डिस्कस करते हैं किसके अंडर ये वर्क करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो कमीशन है आपकी वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या दी गई है चाइल्ड की इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इस एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है चाइल्ड की वो दी गई कि अगर कोई व्यक्ति जो है 0 से लेके 18th एज तक बिलोंग करता है, एज ग्रुप में बिलोंग करता है, तो उसको चाइल्ड डिफाइन किया गया है। ऑलराइट, ठीक है, फिर अगली चीज क्या मकसद होने वाला है इस कमीशन का, तो देखिए द कमीशन मैंडेट इज टू इंश्योर दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स आर इन कंसोनेंस विद द चाइल्ड राइट पर्सपेक्टिव एज
enshrined in the Constitution of India and also UN Convention on the Rights of Child। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। यानी कि जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, यानी कि जैसे क्या क्या राइट्स होते हैं बच्चों के, एजुकेशन का राइट्स है, ठीक है ना, राइट टू हेल्थ है, राइट टू फूड है, इस प्रकार के जो राइट्स हैं वो हर एक बच्चे को पहुंचाना या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज लाई जाती है, प्रोग्राम लाए जाते हैं, उसमें हेल्प करना गवर्नमेंट की कि उनको इंप्लीमेंट अच्छे से कराया जा सके, प्लस गवर्नमेंट को जो है एडवाइस देना, गाइड करना कि आप कौन कौन सी पॉलिसीज ला सकते हैं चिल्ड्रन के वेलफेयर्स के रिलेटेड। ठीक है, अब इसके कंपोजिशन को देख लेते हैं। देखिए, इसका एक चेयरपर्सन होगा एंड 6 मेंबर ऑफ एटलीस्ट 2 शुड बी वुमेन। ठीक है, एक चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर की बॉडी होगी, और ये जो 6 मेंबर्स होंगे इनमें से जो है 2 मिनिमम वुमेन होना आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये सभी को अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 इयर्स के लिए। ठीक है, मैक्सिमम एज क्या प्रिस्क्राइब्ड की गई है? जो कि 65 बताई गई है, और चेयरपर्सन के लिए, ठीक है, 65 जो है वो चेयरपर्सन के लिए, और जो अदर मेंबर्स हैं उनके लिए 60 इयर्स है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस आप याद रखिएगा। अगर चेयरपर्सन है तो 65 एज का हो सकता है, और अगर अदर कोई मेंबर है तो उसके लिए एज क्या रखी गई है? 60 इयर्स। ठीक है, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है नोबेल पीस प्राइज फॉर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रिलेटेड। रिसेंटली जो है नोबेल प्राइजेस को अनाउंस किया गया है अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक लेक्चर आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। जैसे ही वो लेक्चर आपको प्रिपेयर हो जाएगा, आप तक पहुंचा दिया जाएगा, आप उसको हमारे चैनल पर देख सकेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, यूनाइटेड नेशन का जो पीस प्राइज है वो इस साल दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ठीक है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर वर्क करती है? तो यूनाइटेड नेशन के अंडर वर्क करती है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन की एक ये बॉडी है। ऑलराइट, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इस बॉडी के बारे में। तो देखिए क्या मकसद है इसका। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हंगर और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के प्रति जवाबदेह है और काम कर रही है। ठीक है ना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन है। ठीक है ना, जो यूनाइटेड नेशन की फूड असिस्टेंट की ब्रांच है उसकी एक ये बॉडी है। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1961 में, ये पॉइंट आपको याद रखना है, स्टैब्लिश कब किया गया था। मकसद जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इरेडिकेशन ऑफ हंगर, हंगर को हटा देना है। ठीक है, वर्ल्ड से इसका ये टारगेट है, और माल न्यूट्रिशन को दूर करना है। ठीक है, फिर इसके जो मेंबर्स होते हैं वो कहां से आते हैं? तो देखिए, इट इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का मेंबर है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है वो सेलेक्ट करती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, अब जो ऑर्गेनाइजेशन होती है यूनाइटेड नेशन की, उनका कोई एक मेन फंक्शन होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करती हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन फूड, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है फूड प्रोग्राम, ये तो इंश्योर कर रहा है कि वर्ल्ड से जो है फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो, साथ ही साथ हंगर को भी इरेडिकेट किया जाए, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ अदर फंक्शंस भी ये परफॉर्म करता है। किस चीज़ में ये वर्क कर रहा है, कौन सी फील्ड में? तो देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए काम कर रहा है, साथ ही साथ रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसमें भी ये वर्क कर रहा है। फिर इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, इसके प्रति भी ये काम कर रहा है, एंड कॉम्बैट डिजीजेज इंक्लूडिंग HIV एंड एड्स, इनके प्रति भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोई एक फंक्शन नहीं है, इसके बहुत सारे फंक्शन है। मेन फंक्शन जो है वो है हंगर और फूड सिक्योरिटी को देखना। ठीक है, फिर एक और आपका यहां से एक निकल के आता है, जो कि है आपका वर्ल्ड हंगर मैप। अब ये क्या है? देखिए, अलीबाबा क्लाउड, द क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म ऑफ अलीबाबा इज वर्किंग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू डेवलप डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप। एक डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप बनाया जाए, इसके लिए काम कौन कर रहा है? अलीबाबा काम कर रहा है। नाम सुना होगा आपने, चाइना की एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी है अलीबाबा। ठीक है, वो काम कर रही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, एक डिजिटल वर्ल्ड हंगर मैप को प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, द मैप विल हेल्प टू मॉनिटर ग्लोबल हंगर, मैप जो काम करेगा ग्लोबल हंगर को मॉनिटर करने के लिए, एंड ऑपरेट टू एंड स्कर्च बाय 2020 विच इज़ वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है ना, मकसद इसका क्या रहेगा? वही मकसद है कि हंगर और को एलिमिनेट करना, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना। ठीक है, इट इज़ आल्सो एम टू बूस्ट एफिशिएंसी ऑफ इंटरवेंशंस एंड शॉर्टन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वर्ल्ड हंगर मैप के बारे में जो आपको याद रखने हैं। ठीक है,
अब चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डिस्कशन ऑफ प्रीलिम्स 2020 से रिलेटेड। ठीक है, यहां पर हम एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछा गया था इस बार। क्या था? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? क्या एडवांटेजेस होते हैं फर्टिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर के, ये पॉइंट आपको बताया। और 4 आपको पॉइंट्स दिए हुए थे। पहला पॉइंट क्या बोलता है? कंट्रोलिंग द एल्केनिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। ठीक है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट था एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। अगला था इंक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज पॉसिबल। फिर रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल। अब देखिए, इसके लिए आप अप्रोच कैसे लगाएंगे? अगर आपको नहीं पता है तो आप अप्रोच क्या लगा सकते हैं? देखिए, आप पहला पॉइंट इसका पढ़िए, कंट्रोलिंग द एल्केनिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। देखिए, कई बार हमने अपने टॉप जो डेली करंट अफेयर का डिस्कशन है उसमें हमने कई बार डिस्कस किया है, और जो हमारी स्कीम्स का लेक्चर सीरीज थी वहां पर भी हमने डिस्कस किया था कि एक्सेस ऑफ इरिगेशन से क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और सॉल्ट जो ऊपर की जो आपकी लैंड होती है वो क्या हो जाती है? अल्काइन नेचर हो जाती है, यानी कि वो सॉल्टिफाई हो जाती है, वहाँ पर सॉल्ट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा मिलने लगता है आपको। अब एक बात मुझे बताइए कि अगर जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा पाया जा रहा है, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर रॉक फॉस्फेट से रिलेटेड कोई चीज़ होगी क्या? रॉक फॉस्फेट में तो खुद ही सॉल्ट होते हैं, तो ये वाला जो सेकंड पॉइंट होगा आपका वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी आप दूसरे पॉइंट्स पढ़िए। देखिए, ये तो हम करना चाहिए हमें एग्रीकल्चर में, ये तो पॉइंट सही लग रहा है पहला वाला, जो एल्केनिलिटी ऑफ सॉइल वाटर सॉइल की है उसको बचाना है एक्सेस ऑफ इरिगेशन से। ठीक है ना, इसको कंट्रोल करना है। फिर अगला, इंक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट टू प्लांट इज पॉसिबल, ये तो करना ही है हमें। ऑलराइट, फिर अगला है रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल। लीचिंग यानी कि जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूट्रिएंट है वो नीचे चले जाते हैं पानी के कारण, तो ये वाला पॉइंट भी तो सही है। तो 1, 3 और 4 करेक्ट होगा इसका आंसर, सेकंड जो होगा वो गलत हो जाएगा। अगला डिस्कस करते हैं, विद रेफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इसका जो पहला स्टेटमेंट है वही गलत है। क्या स्टेटमेंट था पहला? एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन। बताइए, मार्केट ड्रिवन है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सरकार जो है वो यूरिया का प्राइस डिसाइड करती है। ये पॉइंट तो आपको पता ही होना चाहिए, बेसिक सा पॉइंट था। फर्स्ट गलत हो जाएगा, बाकी जो दोनों पॉइंट है वो सही है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा टफ था, इसके लिए आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए, कहीं भी कोई भी आपकी कोई अदर टेक्निक इसमें काम नहीं करेगी। क्या क्वेश्चन था? विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं? ब्लैक ग्राम यानी कि उड़द जो है कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप। कर सकते हैं, पता है आपको तो लगाइए आंसर। अगला पॉइंट था आपका ग्रीन ग्राम यानी कि जो मूंग होती है आपकी, अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। अब देखिए, ये वाला जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है। ठीक है ना, ग्रीन जो है, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग जो है वो आपके लिए नहीं करता है। ठीक है ना, हाफ से ज़्यादा इसका कल्टीवेशन इंडिया में नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत था, और ये आपको पता कहाँ से चलेगा? देखिए, अगर आप योजना पढ़ते हैं, योजना मैगजीन पढ़ते हैं, या फिर कुरुक्षेत्र की मैगजीन को फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर सरकार की जो अलग हर बार एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डाटा आता है ईयरली बेसिस पर, उसको अगर आप देखते हैं एक बार, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी जो क्रॉप्स है उसका प्रोडक्शन इस बार ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत था। फिर अगला है, इन द लास्ट 3 डिकेड वाइल द प्रोडक्शन ऑफ खरीफ pulses has increased the production of rabi pulses has decreased। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग है 1 ओनली। ठीक है, अगला है फिर देखिए, ये हमने कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में, कॉटन के रिलेटेड, वही इसका करेक्ट आंसर था। इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी बड़ा है, लेकिन कल जो हमने डिस्कस किया था कॉटन से रिलेटेड, उसको अगर आपने पढ़ा होता पहले, कॉटन से रिलेटेड हम एक बार और डिस्कस कर चुके हैं हमारे करंट अफेयर के डिस्कशन में, अगर आपने वहाँ पर भी पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता 50 to 100 सेंटीमीटर की जो रेन है इसके लिए इसेंशियल होती है। फिर एटलीस्ट 20 to 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज इसको चाहिए होते हैं। फिर लाइट वेल ड्रेन सॉइल कैपेबल टू रिटेन मॉइस्चर, ऐसी कौन सी सॉइल होती है जो कि मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है? तो ब्लैक सॉइल होती है। तो ब्लैक सॉइल किसके लिए सुटेबल होती है? कॉटन के लिए सुटेबल होती है। अगर आपको इतने बेसिक पॉइंट्स पता होते तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते थे, जो कि कॉटन होगा। ठीक है,
चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है कल्टीवेशन ऑफ शुगर से रिलेटेड। अब देखिए ये जो है ना, ये भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप टिक करें, वरना आगे बढ़ जाएं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। ठीक है ना, बाकी दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। पढ़ लीजिएगा एक बार कि कैसे ये लोग गलत हैं। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं आपके, फर्स्ट और फोर्थ सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। पूछा गया था आपके कि एडवांटेज क्या होते हैं जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर के। ठीक है, तो पहला क्या स्टेटमेंट था आपका? शोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल, यहां पे वॉल्ट की जगह वीट होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वीट है ये। ठीक है, वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। जीरो टिलेज क्या होता है? टिलेज बनाए जाते हैं ना, ये आपकी लैंड होती है ना, और यहां पर क्या किया जाता है? टिलेज बनाए जाते हैं, ऐसे बाउंड्री टाइप की बनाई जाती है, इनको टिलेज कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा? सोइंग ऑफ वीट बोला है कि आप जो है वीट यानी कि आपका जो गेहूं है उसको सो कर सकते हो, उसको कल्टीवेट कर सकते हो विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू। ऑलराइट, फिर अगला है विदाउट द नीड फॉर नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। ये स्टेटमेंट था। अगला था आपका कार्बन सिक्वेंसरिंग इन द सॉइल इज पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। ठीक है, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था एग्जाम के टाइम पर, लेकिन जो सही आंसर है इसका मैंने पता किया सोर्सेस से, तो वो है डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि शायद मेरे जो सोर्सेस हो वो गलत हो। अगर आपको लगता है कि मेरा ये आंसर गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो आपको अगले लेक्चर में बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज डी, और मैंने जितने लोगों से बात की उनका भी यही मानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बताना था इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस किसके थ्रू की जाती है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जो चार ही ऑप्शन है उनके थ्रू इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने अपनी स्कीम का लेक्चर सीरीज डिस्कस की थी तो वहाँ पर भी हमने कुछ डिस्कस किया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सारी जो क्रॉप्स है उनको मिक्स्ड कर साल में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पर उनकी कल्टीवेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पल्सेस जो होती हैं वो क्या करती हैं? सॉइल में नाइट्रोजन को ऐड करती हैं। अगर आप पल्सेस को अपनी एग्रीकल्चर फील्ड पे सो कर रहे हो तो उससे एक बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, कि नाइट्रोजन का एडिशिफिकेशन होगा, किसमें एडिशन होगा? किसमें? आपकी सॉइल में। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। फिर वर्टिकल फार्मिंग कहाँ पर यूज़ हो सकती है? वर्टिकल फार्मिंग, उसका क्या बेनिफिट है? देखिए इसका बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा इरीगेशन के लिए। ठीक है ना, वर्टिकल फार्मिंग ऐसे कि इस प्रकार से की जाती है वर्टिकल फार्मिंग, और इरीगेशन आप बहुत ईजी हो जाता है और इको फ्रेंडली हो जाता है। तो 1 और 4 दोनों ही करेक्ट है, और 1 और 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है ना, फिर टेंसियोमीटर यूज़, ये भी एक अच्छा तरीका है इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर का, एंड लिमोग इंटेंसिफिकेशन, ये भी इको फ्रेंडली कल्टीवेशन का एक तरीका है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा डिस्कशन किया हमने उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड है, बताइएगा कि क्या सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन से रिलेटेड है, जो कि हमने कल डिस्कस किया था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक।